जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको बताते हैं कि आपके यूपीएसआई के लिए मैं मूल विधि की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने 8 अधिनियम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे अधिनियम जिसमें आरटीआई हो गया, जो भी थे हमने 8 अधिनियम पढ़ाते थे। और 9वां अधिनियम मैंने क्या शुरू किया था, आप सभी कहने पर बीएनएस शुरू किया। देखिए, बीएनएस थोड़ा बड़ा है और इम्पॉर्टेंट भी, इसलिए मैं दोस्तों इसको कई पार्टों में पढ़ा रहा हूं। तो आज बीएनएस का तीसरा पार्ट है मेरे दोस्तों, और इसमें हम अध्याय 3 देखेंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे उसके पहले आपको बता दूं कि जो भी बच्चे पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, देखिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइए। देखिए प्लेलिस्ट पे जैसे जाएंगे ना, यूपीएसआई के लिए देखिए हमने यूपी पुलिस, यूपीएसआई और दोस्तों जो आपके वैकेंसी आ रही है उनके लिए स्टैटिक जीके मैं करवाया हूं दोस्तों 3.0 नाम से, एकदम लेटेस्ट तरीके से। तो जा करके इसको देख सकते हैं। और ये रही मूल विधि की क्लासेस दोस्तों, यहाँ प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो यहाँ पे सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जिसमें दहेज प्रथा, आरटीआई, जो भी चीज़ें मैंने करवाया दोस्तों, पॉक्सो एक्ट है ना, SC ST अधिनियम, ये सभी करवाए, जा करके यहाँ देख सकते हैं। इसमें बीएनएस के भी लगी हुई मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों संविधान मैं करवा रहा हूँ डीपली, तो संविधान भी आप जा करके कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जिनको PDF वगैरह चाहिए दोस्तों, ई-बुक चाहिए, वो क्या करें, हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड कर ले, प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिए, लोगो लगा हो मिल जाएगा, या फिर दोस्तों लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये देखिए हमारा स्टैटिक जीके ई-बुक है, इतने सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे मात्र 99 रुपीज़ में। ई-बुक्स फॉर्म में आप इन्हें निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। कैसे, तो जाना होगा आपको ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों लॉगिन करेंगे, ई-बुक्स वाले कॉलम पे चले जाइए। जैसे ई-बुक्स वाले कॉलम पे जाएंगे मेरे दोस्तों, ये देखिए जो मैं मूल विधि पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, इसी ई-बुक से पढ़ा रहा हूँ। जो आपको ये बीएनएस वगैरह सारे एक्ट में करवाया हूँ, इसी से करवाया हूँ दोस्तों। इसमें लगभग 20 तरीके के एक्ट वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, 149 रुपये इसका प्राइस दोस्तों, 199 था, 149 रुपये में ऑफर प्राइस में भी दे रहा हूँ। इसे आप लेने के बाद प्रिंट करवा सकते हैं निकाल कर बाहर। ठीक है, चलिए, और दोस्तों और भी जैसे करंट अफेयर मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, कंप्यूटर ई-बुक दोस्तों, UPSS सभी एग्जाम्स के लिए, जूनियर असिस्टेंट वगैरह सबके लिए। ठीक है, ये ले सकते हैं। और हिंदी के मिल जाएंगे दोस्तों, देखिए हिंदी ग्रामर है, हिंदी साहित्य है, देखिए 50 रुपये में आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल। और दोस्तों ये रहे स्टैटिक जीके, जो बहुत ही बेहतरीन दोस्तों टॉपिक्स, ये देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 99 रुपये में मिल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन है। तो जाइए दोस्तों। और पॉलिटिक्स दोस्तों ई-बुक्स आपको यूपीएसआई लेवल की एकदम तगड़ा तरीके से दोस्तों कंटेंट के साथ मिल जाएगा। डेमो देखना किसी भी बुक का दोस्तों, आपको प्ले लिस्ट में दी हुई है, प्ले लिस्ट में जाकर के डेमो देख सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के कर सकते हैं। चलिए, तो मेरे साथियों आज हम देखेंगे अध्याय 3 साधारण अपवाद। ठीक है, बीएनएस का 2023 का अध्याय 3। तो अध्याय 3 में क्या है, साधारण अपवाद। तो साधारण अपवाद दोस्तों आपको होता है कि अध्याय 3 धारा 14 से शुरू होगा। तो देखिए इसमें, देखिए क्या आपके लिए बताऊं क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, आपको क्या समझना है साथियों, इसके एग्जाम्पल क्या है, वो आपको बहुत अच्छे समझना होगा, तभी आप इसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आपसे गलतियां बहुत होंगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल भी आपसे पूछता है कि अगर भूल जाता दोस्तों तो क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो साधारण अपवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसी चीज़ें अगर उसके द्वारा, किसी विधि के द्वारा आपसे किसी की मृत्यु हो जाती है, आपने किसी को मार दिया, कब आप ऐसे काम करते तो आप दोषी नहीं होंगे, तो उन चीज़ों बताया गया है, इसको हम साधारण अपवाद देखते हैं। ठीक है, चलिए अध्याय 3। तो चलिए धारा 14, इसका पहला धारा जो है अध्याय 3 का धारा 14 क्या कहता है, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। मतलब देखिए, अब इसमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि विधि द्वारा क्या कह रहा है। देखिए इसका सिंपल सा बात क्या है कि अगर आप विधि द्वारा मतलब कानूनी तरीके से कोई काम करवाते हैं, ठीक, कानून के दायरे में रहते हुए, है ना, अगर आप लोक सेवक है, कानून के दायरे में रहते हुए कोई काम करवाते हैं, अगर उससे किसी को हानि होती है, कोई मर जाता है, तो उस पे आपका कोई भी जोर नहीं है, वो आपके ऊपर उसका केस नहीं लगेगा। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, मान लिया मेरे दोस्तों, समझिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लिया दोस्तों आपके जिले के डीएम को पता चला कि आपके ज़िले में क्या हो रहे हैं, बहुत सारे रोहिंग्या रह रहे हैं। ठीक है, अवैध कब्जा करके, मान लिया उन्होंने झुग्गी बनवा रखी है, बहुत सारे रोहिंग्या हैं और अवैध कब्जा करके रह रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सरकारी ज़मीन है।
और डीएम ने क्या किया कि नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी किया डीएम ने कि भैया आप लोगों को ये खाली कर देना, 1 महीने का आपको समय दे रहा हूँ, ठीक है। डीएम ने नोटिस दिया, 1-2 नोटिस दे दिया भैया कि हम आपको नोटिस दे रहे हैं, आप इसको खाली करें, सरकारी ज़मीन है। नहीं खाली किया डीएम साहब। फिर क्या हुए कि जब नोटिस का 200 समय पूरा हुआ, गए बुलडोजर लेकर के, क्योंकि आपको पता बुलडोजर बाबा की सरकार है यूपी में, ठीक है। तो गए बुलडोजर लेकर के दोस्तों और सारे के सारे घर जो है वो गिरा दिए। अब देखिए घर गिराने में हो सकता है कि नोटिस दिया गया, बताया भी गया, उसके बाद भी दोस्तों हो सकता है कि कोई इसके नीचे दब के मर जाए या फिर किसी का कुछ भी नुकसान हो जाए, तो उसमें दोस्तों डीएम के ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। डीएम के ऊपर कोई मतलब डीएम इसमें दोस्तों निर्दोष रहेगा, क्योंकि उसने पहले सूचना दी थी और वो विधि के अनुसार काम कर रहा है। समझ गए कि डीएम ने अगर इनके सब घर गिराए, ठीक है, क्योंकि नोटिस पहले दिया गया था और ये विधि के विरुद्ध नहीं है, ठीक है, विधि के साथ है, कानूनी साथ है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई दब के मरता है, क्योंकि पहले से कई बार बताया गया, अनाउंस किया गया, उसके बाद भी अगर कोई मरता है तो डीएम दोषी नहीं होगा। यानी कि किसी भी भूल कारण अगर कोई होता है दोस्तों, उसमें डीएम दोषी नहीं होगा। इसका दूसरा उदाहरण आपको बताऊं कि मान लिया वारंट आया, ठीक है, मान लिया क्या कि किसी कांस्टेबल के द्वारा दोस्तों, मान लिया रमेश नाम से कोई दोस्तों वारंट निकाला गया, रमेश नाम से, ठीक है, रमेश नाम से वारंट निकाला, जाइए रमेश को गिरफ्तार करके लाइए। अब कांस्टेबल क्या किया कि गया उसी गांव में दूसरा रमेश मिला, दूसरे रमेश को पकड़ लाया, दूसरे रमेश को पकड़ लाया भूलवश, ठीक है भाई, पकड़ लाया, हो सकता है कि ना पता हो या फिर है ना, पकड़ लाया तो पकड़ थाने ले गया, तो उसे पता चला कि दोस्तों कि ये तो भैया दूसरा रमेश है। तो इसका मतलब क्या है कि उसने भूल के कारण उसको लेके आ गया, यानी कि ऐसा नहीं कि कांस्टेबल दोषियों को उसको जेल पहुंचा दोगे, ठीक है। तो ये है तथ्य की भूल से, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला दोस्तों क्या है, 15वां धारा 15 का कहता है मेरे साथियों, ये भी समझिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यायिकता कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य अपराध नहीं होगा। यानी ऐसे कार्य अगर न्याय के समक्ष है तो न्यायाधीश ने अगर कोई सुनाया है, कोई फैसला सुनाया है तो वो दोषी नहीं होगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसे किसी शक्ति के प्रयोग में किसी की जाती है जो या जिसके बारे में सद्भाव पूर्वक विश्वास है, वह उसे विधि द्वारा दी जाती है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। अब इसका उदाहरण मैं बताऊं कि न्यायाधीश कब दोषी नहीं होगा। मान ले दोस्तों एक मुजरिम है, ठीक है, उसने बहुत ही बेरहमी से किसी का मर्डर किया है, ठीक है, ये न्यायाधीश हैं, ये न्यायाधीश हैं और ये एक मुजरिम है। क्या है ये है एक मुजरिम है, बहुत ही खतरनाक, ठीक है। तो न्यायाधीश ने इसको मृत्युदंड दे दिया, तो मृत्युदंड दे दिया तो इसको दोस्तों फांसी लगा दी गई। तो ये कहा गया है कि न्यायाधीश इसमें दोषी नहीं होगा कि भैया न्यायाधीश की वजह से इसको मार दिया गया, तो ये दोषी न्यायाधीश नहीं होगा ना इसका, क्योंकि ये सद्भावना पूर्वक किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर इसको सजा नहीं मिलती तो हो सकता ये व्यक्ति किसी और को भी परेशान करता, किसी और को भी मारने की कोशिश करता। बात समझ गए बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला है दोस्तों कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। यानी कि तो आप समझ सकते हैं कि अगर न्यायालय ने दोस्तों मान लिया किसी व्यक्ति को कहा कि जाइए इसको पकड़ के लाइए और पकड़ने गए, वहाँ पे दोस्तों किसी कारण उसकी कुछ चीज़ें हो जाती है, उसके साथ गलत सलत होता है, तो दोस्तों अगर उसमें कोई दोषी नहीं तो उसके मतलब न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश दिया था, अब मान लेते उसको न्यायालय कहा गया इसको फांसी लगा दो, अब जो जल्लाद होगा फांसी लगाएगा, इसका मतलब थोड़ी जल्लाद दोषी हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो वो 16 बताएगा। अब 17 क्या कहता है कि विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने पर विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात बताई है कि भैया विधि द्वारा कोई चीज करी जा रही है, ठीक है, विधि द्वारा न्यायानुमत तथा तथ्य की भूल से खुद को न्यायानुमत मानकर किया गया कार्य अपराध नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो इसका अर्थ क्या होगा कि वो भैया अपराध नहीं माना जाएगा। मान ले दोस्तों ए है और बी है, ए है और बी है, देखिए ए है और बी है। ए दोस्तों क्या कर रहा है, बी के ऊपर बंदूक तान दी, लूटने की कोशिश में उसने बंदूक तान दी और दोस्तों गोली चलाना शुरू किया। मतलब गोली चलाने, जैसे ही गोली चलाना चाहा तैसे दोस्तों एक सी व्यक्ति था, उसने दोस्तों देखा और इसने फेंक डंडा मारा और ए के हाथ पे लगी और उसका हाथ टूट गया, ए का, ठीक है, ए का हाथ टूट गया। देखिए बी तो बच गया क्योंकि ए गोली मारने ही वाला था, उसको एकदम आभास था।
और सी ने डंडा फेंक के मारा, ए का हाथ टूट गया, तो क्या सी दोषी होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसने सद्भाव में बी को बचाया है, क्योंकि बी की जान से संबंधित चीजें थी। तो ये 17 का उदाहरण है। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला है विधि पूर्वक कार्य करने में दुर्घटना। कोई अगर विधि पूर्वक कार्य की जा रही है दोस्तों, अगर उसमें कोई दुर्घटना होती उसमें भी आपको कोई केस नहीं होगा। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। इसका मतलब जानते क्या है? चलिए मैं बताता हूं। इसका उदाहरण अगर मैं बताऊं आपको, देखिए मान ले दोस्तों एक यमुना एक्सप्रेस, मतलब कोई भी समझ लीजिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे काम चल रहा है, समझिएगा एक्सप्रेसवे है ये, इसका काम चल रहा है एक्सप्रेसवे। ठीक है, और इसमें दोस्तों एक्सप्रेसवे काम चल रहा है, तो काम चलने में दोस्तों आपको पता है यहाँ पे एक अच्छे से नोटिस लगा दी गई कि भैया आगे क्या है, आगे मार्ग निर्माण पे है ना, आगे मार्ग निर्माण पे कृपया सतर्कता से चले, चेतावनी लगा दी गई, कार्य प्रगति पे है। आपने देखा होगा ना कि रेड कलर का टेप लगा के अच्छे से, ठीक है, कार्य प्रगति पे है। और मान ले यहाँ पे दोस्तों कुछ गड्ढा है, तो इधर अगल बगल भी दोस्तों रस्सी से बांध दी गई, लिखा गया कि खतरा है, थोड़ा सा देख के चलिए। ठीक है, अब एक आ रहे हैं भैया, ए व्यक्ति आ रहा, वो रंगबाजी से दोस्तों अभी हाल ही में उसकी शादी हुई, ससुराल से गाड़ी पाया और रंगबाजी से दोस्तों एकदम तेजी से लेकर के आ रहा, रंगबाजी चल रहा दोस्तों, और जाके हीरो बनते हुए इस गड्ढे में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या रोड जो बना रहा था उसका ठेकेदार जिम्मेवार होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसने पूरी सावधानी से, पूरी चेतावनी के साथ सब कुछ लगा रखा था। तो दोस्तों इसमें अगर मृत्यु होती तो इसमें ठेकेदार जिम्मेवार नहीं होगा, क्योंकि खुद रंगबाजी था, रंगबाज था, ये लेकर के घुस रहा था। ठीक है, चलिए अब 19 का कहता है कि धारा 19 का कहता है कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया वो अपराध नहीं होगा। दोस्तों यानी कि ऐसा कार्य जिससे आपको लग रहा है भैया कि हाँ हो सकता है इससे थोड़ा सा क्या हो, अपहानि किसी को हो जाए, किंतु दोस्तों आपके मन नहीं कि आप उसको हानि पहुंचाएं, ठीक है, तो वो दोस्तों अपराध नहीं होगा। यानी कि अगर मैं इसको बताऊं, समझिएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। इसको क्या है कि मान ले दोस्तों कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब मान लो सॉरी एक डॉक्टर है, क्या है दोस्तों, एक डॉक्टर है। अब इसके यहाँ दोस्तों एक पेशेंट आई, वो है गर्भवती, क्या है, गर्भवती महिला है, क्या है, गर्भवती महिला है। अब दोस्तों अब ऑपरेशन करना है इसका, कि है ना, मतलब गर्भवती है दोस्तों, इसका ऑपरेशन करना है। अब उसको डॉक्टर को लगा कि भैया हो सकता है ऐसा कोई केस फंस जाए कि इसमें से हम केवल एक माँ या बच्चे को ही बचा सकते हैं, मतलब कोई एक ही व्यक्ति बचेगा, ऐसा इसमें दिक्कत है। ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या किया, है ना, उसने क्या किया कि माँ को बचा लिया और बच्चा दोस्तों क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इसके द्वारा देखिए, उसको पता था कि बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, उसने बताया भी अच्छे से पूरा तरीके से, और उसने माँ को बचा लिया और बच्चे की मृत्यु हो गई मतलब इस जरिए से। ठीक है, तो यानी कि उसने दोस्तों कोई जानबूझ के नहीं मारा उसको, ठीक है, उसको पता भी था, उसने बताया भी था कि हो सकता है कि बच्चे की मृत्यु कारित है ना, या फिर ऐसा कोई रोग हो जाए कि बच्चे को निकालना ही है, नहीं तो माँ की मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों वो कार्य करना क्या है, अपराध नहीं होगा डॉक्टर के लिए। ठीक है, चलिए 20 क्या कहता है कि 7 वर्ष से कम उम्र की आयु का, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का काम अपराध नहीं है। कोई व्यक्ति दोस्तों 7 वर्ष से कम का है, अगर वो दोस्तों कोई काम करता है, किसी को मार देता है, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों इतनी शुद्ध नहीं होती, तो वो अपराध नहीं कहलाएगा। मान लो दोस्तों 7 वर्ष का व्यक्ति बंदूक उठाए और या फिर चक्कू उठाए आके किसी को मार दे, पापा को मार दिया है, कैसे भी करके, उसको समझ नहीं है, तो वो अपराध नहीं है। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा की जाती है, बच्चे द्वारा की जाती है। चलिए धारा 21 का कहता है कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य अपराध नहीं होगा। यानी देखिए 7 तक तो पूरी तरीके से माफ है, और 7 से 12 वर्ष तक अगर वो अपरिपक्व है, अपरिपक्व मतलब उसके अंदर समझ नहीं, क्योंकि आजकल बच्चे दोस्तों 7 साल के बाद ना हर एक चीज समझ जाते हैं, ठीक है, सब कुछ समझ जाते हैं दोस्तों। तो वो दोस्तों क्या होगा, अगर वो सब चीज समझ रहा है दोस्तों, तो वो अपराध माना जाएगा। अगर वो मतलब अपरिपक्व है, वो उसके अंदर कोई समझ नहीं है, तो वो मतलब समझ नहीं माना जाएगा। देखिए कैसे, मान लो दोस्तों कोई व्यक्ति है, 11 वर्ष का बच्चा है, कितने वर्ष का, एक 11 वर्ष का बच्चा है, उसने क्या किया दोस्तों, चक्कू उठाया और
बी को मार दिया। देखिए 11 वर्ष का बच्चा है, समझिएगा 11 वर्ष का बच्चा है, बी को मार दिया। अब चक्कू को मारने के बाद उसने क्या किया दोस्तों कि जो भी चक्कू था, चक्कू को दोस्तों उसका ब्लड साफ कर दिया, धुल दिया अच्छे से, और चक्कू कहीं छिपा दिया, और वहाँ पे जो भी चीज़ें थी उसको मतलब सबूत मिटा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो परिपक्व है, उसको जानकारी है कि अब मैंने इसको मार दिया है, अब मेरे साथ क्या होगा, पुलिस आएगी पकड़ ले जाएगी। तब दोस्तों इसे सुधार गृह में भेजा जाएगा, बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा। ठीक है, और यदि अगर दोस्तों यदि वही 11 साल का बच्चा इसको मार देता है और वो हंसता रहता है, या फिर उसको पता नहीं होता है कि मैं खेल रहा हूं, है ना, ऐसे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, सबको बताता है, खुशी होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसे पता नहीं था, इसने अनजान मारा है, परिपक्व है दोस्तों, फिर इसे कुछ नहीं होगा। अगर इसने दोस्तों कोई ऐसी हरकत की जिससे लगता है कि इसके अंदर समझदारी थी, इसे जानबूझ के मारा है, तब इन्हें दोस्तों क्या करा जाएगा, इन्हें ले जाके दोस्तों बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझिए। देखिए उदाहरण समझने जरूरी हैं, एग्जाम्पल समझने बिल्कुल जरूरी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन मतलब अगले धारक तक बढ़ते हैं कि 22 मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। मानसिक रुग्णता जानते हो तो मेंटल व्यक्ति। ठीक है, मेंटल व्यक्ति, समझे, मेंटल व्यक्ति। क्यों, अब देखिए एक चीज ये है कि मान लिया कोई मेंटल पागल व्यक्ति है। देखिए पागल होता ना तो वो कहीं गांव में आता, उसको लोग बच्चे सताया करते ना, तो अगर उसने दोस्तों किसी का मर्डर कर दिया, किसी को मार दिया, मान लिया ईंट फेंक के मार दिया, कोई मर गया, ठीक है, तो वो मानसिक रुग्णता है दोस्तों, तो उसको दोस्तों मतलब उसके ऊपर कोई दोष नहीं होगा। क्यों, क्योंकि साथियों उसका दुराशय नहीं था कि हम किसी मर्डर करें। ठीक है, मेंटल है। मगर दोस्तों अगर देखिए अगर वैसा सरकार को किसी को लगता है दोस्तों, तो इसका दोस्तों मेडिकल चेकअप होगा, मेडिकल चेकअप होगा कि हाँ, कि डॉक्टर लिखेगा हाँ भैया वास्तव मेंटल है, तब दोस्तों उसको प्रूफ हो जाएगा, तब उसे विधिक रूप से दोस्तों क्या होगा, मतलब कि छोड़ दिया जाएगा, कोई भी केस उस पर नहीं लगेगा। चलिए अगला है ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध नशे में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। यानी कि कोई मत्तता जानते हैं, मत्ता मतलब नशा में। ठीक है, मान लो देखिए कोई व्यक्ति होते हैं ना कि ऐसे आपको दोस्तों बिना नशे के मिलेंगे तो एकदम प्यार से रहेंगे, और दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद बड़े रंगबाज बोलेंगे। ठीक है, तो अगर दोस्तों समझिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। मान ले दोस्तों क्या है कि ए और बी दो दोस्त हैं, ए और बी दो दोस्त हैं, कहीं घूमने गए हैं, पिकनिक मनाने। अब ए ने क्या किया दोस्तों, देखिए बी एकदम साधारण सा इंसान है, ए ने क्या किया कि इसको बोला आइए कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। ठीक है, बी को कोल्ड ड्रिंक दिया, और कोल्ड ड्रिंक में दोस्तों उसने नशे की गोली मिला दी, कुछ भी नशा मिला दिया, गोली मिला दी। अब दोस्तों बी ने पी लिया, अब इसने कभी पिया नहीं था, या फिर दोस्तों है ना उसको पता नहीं था, और इसने दोस्तों पी लिया, उसके बाद इसको इतना होश ही नहीं था दोस्तों, इससे किसी का मर्डर हो जाता, किसी का मर्डर हो जाता दोस्तों, तो क्या होगा, बी दोस्तों निर्दोष होगा, बी निर्दोष होगा। मगर ए को दोस्तों दंड मिलेगा, बी निर्दोष, क्योंकि उसके अपनी इच्छा के विरुद्ध दोस्तों उसने मारा, इसकी इच्छा किसी को नहीं थी, है ना, उसको जबरदस्ती दोस्तों पिला दिया गया है धोखे से, और इसने क्या किया, इसके हाथों मर्डर हो जाता दोस्तों। फिर क्या होगा, बी, मगर बी को दोस्तों प्रूफ करना होगा चीजें। ठीक है, पूरी तरीके से इसका मेडिकल होगा, हाँ इसने शराब पी थी, है ना, ये चीजें होश में नहीं था, तो चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी। ठीक है, मगर बी निर्दोष होगा। चलिए 24 का कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता यानी नशे में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। दोस्तों समझिए साथियों कि मान ले दोस्तों ए नशे में है, बी है, सॉरी है ना, ए नशे में है, ए ने क्या किया दोस्तों, पिस्टल कहीं रखी थी, निकाला, और उसको दोस्तों नशे में है, ये नशा कर रखा है। ठीक है, नशा कर रखा, और दोस्तों इसने पिस्टल निकाली और उसको लोड किया, उसमें बकायदा गोली भरी और बी को मार दिया। तब दोस्तों ये नशे में है, मगर दोस्तों आपको पता है उसको पूरी होश हवास है कि हाँ भैया पिस्टल कैसे चलाई जाएगी, कैसे होगा, तब इसको क्या होगा दोस्तों, इसको सजा मिलेगी। ठीक है, अब मान ले दोस्तों ए बी दोनों गए दोस्तों मतलब चोरी करने ए और बी। ठीक है, और ए ने दोस्तों क्या किया, गया पिए दारू पी लिख रखी है ना, नशे में है, फिर दोस्तों पैसा गया, उसने क्या किया दोस्तों, तिजोरी थी उसके लॉक को खोला, है ना, और तोड़ के दोस्तों बिल्कुल निकाला। उसको दोस्तों सारा कुछ ज्ञान है कि भैया तिजोरी कैसे खोले जाते, नशे में है, मगर नशे में भी कुछ लोग होते हैं जिनको कोई ध्यान नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता है, एकदम भूल जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं दोस्तों उनको सब कुछ पता होता। तो अगर सब कुछ पता है तब दोस्तों वो दोषी हैं, तब उनको मिलेगा दंड। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अगला है दोस्तों, सम्मत से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपाधि कार्य करने का आशय न हो और न ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, अपराध नहीं होगा। जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात न हो
कि उससे घोर या मृत्यु या घोर उपाधि कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसे अपहानि के कारण अपराध नहीं होगा। समझिएगा, बहुत अच्छी चीज है ना। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल मैं बताऊं, मान लिया मेरे साथियों दो खिलाड़ी हैं ए और बी, ठीक है भाई। मान लिया क्रिकेट चल रहा है, ठीक है। ए बॉलर है, ठीक है, और बी बैट्समैन है। देखिए ऐसे कई सारे उदाहरण भी आए हैं, ठीक। बैट्समैन है, ठीक है, बैट्समैन। अब दोस्तों ए ने क्या किया, ए को पता है कि मतलब ए ने बहुत तेज से बॉलिंग किया और बी के दोस्तों सर पे लगी या फिर हेड पे लगी दोस्तों, और बी वहीं मर जाता है, बी की मृत्यु हो गई। तो क्या दोस्तों ए दोषी? बिल्कुल नहीं दोषी, क्योंकि उनका इंटेंशन ये नहीं था, ठीक है, कि मैं इसको मारूंगा, जान से मार दूंगा। दोस्तों उसने अपना नित्य क्रिया किया, बॉलिंग की, हाँ, बी को दोस्तों लगी और वो मर गया। तो इसमें दोस्तों ए की कोई भी दोस्तों दोष नहीं होगा, ए एकदम निर्दोष होगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण मान लिया दोस्तों कोई व्यक्ति है ए और बी, जैसे कि इसके उदाहरण दोस्तों पिछली बार यूपीएससी 2017 में पूछा गया था, ठीक है, मुक्केबाजी वाला, कि ए ने दोस्तों बी को मुक्का मारा, मुक्केबाजी कर रहे थे, ए ने बी को मुक्का मारा और बी की मृत्यु हो जाती है, क्या ए दोषी होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो उसका उदाहरण यही है दोस्तों 25 नंबर, ठीक है। मतलब देखिए उसका कोई भी आशय नहीं था कि किसी की मृत्यु कर ली जाए, घोर उपाधि कर दिया दोस्तों, मगर हो जाता है तब उसमें कोई भी उसका दोष नहीं। हाँ, जानबूझ के मारता है, वो सारी चीजें अगर दिखती हैं तो फिर दोषी माना जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य उस जिससे मृत्यु कारित होता है करने का आशय नहीं था दोस्तों, तो वो भी दोस्तों दंडनीय नहीं होगा। समझिए, यानी किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मत से किया गया। अब मान लो दोस्तों कोई ए है, ए है और इधर डॉक्टर है। ए जो है डॉक्टर के पास गया, उसने बोला कि सर हमारा ऑपरेशन कर दीजिए। अब दोस्तों डॉक्टर ऑपरेशन सबको लिखा के करते हैं, डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन किया गया दोस्तों और ए की मृत्यु हो गई, क्योंकि डॉक्टर का इंटेंशन नहीं था कि हम उसको मार देंगे, है ना, सद्भावनापूर्वक इसका इंटेंशन नहीं था। मगर दोस्तों किसी कारणवश ऑपरेशन होते हैं दोस्तों, कभी सक्सेस होते हैं, कभी वो होते हैं। तो दोस्तों ए की मृत्यु जाती है दोस्तों, फिर डॉक्टर क्या होगा? डॉक्टर दोषी नहीं होगा। तो यानी कि किसी के फायदे, क्योंकि आप उसके फायदे के लिए उसके इलाज का मतलब उसका ऑपरेशन कर रहे थे कि जल्दी स्वस्थ हो जाए, ठीक है। तो ए मतलब डॉक्टर का होगा, दोषी नहीं होगा। हाँ, दूसरा क्या दोस्तों, मान लिया किसी बिल्डिंग में आग लगी, ये बड़ी बिल्डिंग है, इसमें आग लग गई और दोस्तों दो लोग चादर पकड़े हैं, दो लोग नीचे चादर पकड़े और सबसे कह रहे हैं मतलब यहाँ ए बैठा है, ऐसे कह रहे हैं नीचे कूद जाओ चादर पे, ठीक है। अब देखिए ये कूदा चादर पे और चादर फट गई, उसके बाद भी ए बहुत तरीके से दोस्तों मतलब गंभीर तरीके से दोस्तों मतलब उसको चोट आती है या फिर मर जाता है। तो ये दोस्तों ये दोनों दोषी नहीं होंगे, क्योंकि इनका इंटेंशन नहीं था कि हम किसी को मार देंगे, उनका इंटेंशन था उनकी सद्भावनापूर्वक उनको बचाना, ठीक है। चलिए अगला है कि संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कोई भी कार्य, ठीक है। कोई व्यक्ति जो 12 वर्ष से कम आयु के या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक उसके संरक्षक में किए गए कोई कार्य करता है जिससे उसको अपहानि होती दोस्तों, वो दोस्तों दोषी नहीं होगा, वो अपराध, ठीक है। यानी मान लिया दोस्तों कोई छोटा सा व्यक्ति बच्चा है, उसके माता पिता, उसको कोई रोग है दोस्तों, उसके माता पिता उसका कुछ ऑपरेशन करवाते हैं, उससे उसकी मृत्यु होती है, यानी वो दोषी नहीं होंगे, ठीक है। कोई मान लिया दोस्तों विकृत व्यक्ति है और इसकी दोस्तों इसका ऑपरेशन कर दिया, हाँ ये ऑपरेशन होने के बाद ये सही हो जाएगा, अगर वो ऑपरेशन करते समय उसकी मृत्यु होती तब भी दोस्तों डॉक्टर दोषी नहीं होगा, या फिर जो उसको लेके जाएगा करवाने वो दोषी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, सम्मत जिसके संबंध में ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है, मतलब भ्रम या भय से, मान ले दोस्तों वो चीजें गलत होंगी, ठीक है। अब देखिए मान ले सम्मत से किसी से आप डरा धमका के कोई काम करवा ले, मान ले दोस्तों आपने किसी को डरा धमका के किसी का यौन शोषण किया तो आप दोषी हैं, ठीक है। या फिर दोस्तों आप देखो कि बाबा होते हैं कि डरा धमका के आपके ऊपर पिशाच का साया है ना, या फिर डरा धमका के दोस्तों कुछ करते हैं, तब भी वो दोस्तों दोषी होंगे, ठीक है। तो ये चीजें मान लो दोस्तों आप शादी के भ्रम में है ना, कि यही हम तुमसे शादी करेंगे और उसके साथ दोस्तों रेप कर रहे हैं, सॉरी रेप क्या दोस्तों, शोषण कर रहे हैं, यौन शोषण कर रहे हैं दोस्तों, वो भी दोषी है, ठीक है। चलिए अगला है कि ऐसे कार्य 29 में ऐसे कार्य का वर्जन जो कारित अपहानि के बिना ही स्वतः अपराध हैं, मतलब कारित अपहानि के बिना ही स्वतः अपराध हैं। इसका विस्तार दोस्तों धारा 21, 22, 23 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस उपहानि के बिना स्वतः अपराध हैं, जो उस व्यक्ति को सम्मति देते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, कि
बिना अपहानि के फिर भी दोस्तों आप दोषी हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। मान लो दोस्तों आपकी पत्नी है, ठीक है, ए हैं आप और बी आपकी वाइफ है, ठीक है। आपने क्या किया दोस्तों कि आपको कोई बिटिया होने वाली थी, बेटी होने वाली थी, आप इतने नालायक हुए कि आपने अपनी पत्नी का गर्भपात करा दिया। देखिए एग्जाम्पल है, कोई इसको दिल पे मत दीजिएगा। आपने गर्भपात करा दिया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें आप भी सुरक्षित हैं और आपकी वाइफ भी सुरक्षित, मगर आपने गर्भपात किया दोस्तों, फिर भी आप दोषी होंगे, ठीक है। कोई अपराध नहीं हुआ, फिर भी आप दोषी हैं दोस्तों, ये चीज़ समझिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं कि सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। सम्मति के बिना दोस्तों कोई काम आप करते हैं तो दोस्तों क्या होगा, आप अपराध नहीं होंगे, आप अपराधी नहीं होंगे। समझिए इसका मतलब क्या हुआ कि मान लिया किसी ए व्यक्ति का दोस्तों एक्सीडेंट होता है, ठीक है। ए को लेकर के आए डॉक्टर के पास लेके आए, हॉस्पिटल लेके आए, तो दोस्तों उसका बहुत ज़्यादा ब्लड बह गया था। समझिए अभी इसके घर का कोई है नहीं किससे मतलब वो लिया जाए कि हाँ इसको करना नहीं, तो इसका दोस्तों ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था और डॉक्टर को बोला आपने भैया ऑपरेशन करिए। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन किया मगर इसकी मृत्यु हो जाती, तब दोस्तों आप, क्योंकि आपने उससे सम्मति नहीं ली कि भैया हमारा ऑपरेशन करना, क्योंकि वो बेहोश है भैया, ठीक है, और उसके घर वाले भी नहीं है, तो क्या आप दोषी हैं? बिल्कुल दोषी नहीं हो, क्योंकि सम्मति में आपने उसके सद्भावनापूर्वक आपने कार्य किया कि इसकी ऑपरेशन हो जाएगा, शायद ये बच जाए। तो हो सकता है कि कोई चांस था, वो नहीं बच पाया, ठीक है। चलिए अगला है कि सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना अपराध नहीं है। मतलब सद्भावना पूर्वक मतलब जिससे कोई अच्छा काम होने वाला था, अगर वो सूचना आप देते हैं, उससे किसी की मृत्यु हो जाती है, तब भी दोस्तों आप दोषी नहीं। मान लो दोस्तों आप डॉक्टर हैं, ठीक है। आपके पास कोई व्यक्ति आया, ठीक है, पेशेंट आया, उसने आपसे चेकअप करवाया, आपने बोला कि भैया आपको कैंसर है ना। डॉक्टर ने क्या बोल दिया कि पेशेंट को क्या बोला, आपको कैंसर है। अब ये सुन के दोस्तों पी को जो कैंसर पेशेंट आता है उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं मर जाता है, तो इसका मतलब क्या आप दोषी हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने तो सही चीज़ बोली है सद्भावनापूर्वक, ठीक है, तो आप दोषी नहीं। इसका जैसे अलग सा उदाहरण बता दें कि मान लो दोस्तों आप ए हैं, आप स्टेशन पर जा रहे हैं दोस्तों, आपको पता चला कि दोस्तों स्टेशन में बम है, ठीक, आपने जाते चिल्लाते बोला भैया स्टेशन बम है, तो है ना, आप वहाँ सूचना दे रहे हैं जहाँ पे देना चाहिए आरपीएफ के पास जा करके, ठीक है, मगर लोग सुन करके भगदड़ मच जाती है, जिससे 2 लोग मर गए और ये जांच में दोस्तों सही पाया था कि हाँ वास्तव में बम था, उसको डिफ्यूज किया गया, तो आप दोषी नहीं होंगे, ठीक है। तो समझिए सद्भावना पूर्वक दी गई जानकारी सूचना क्या होगा, ये दोस्तों आपके लिए मतलब इसमें आप निर्दोष होंगे। अगला है कि वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है, ठीक है, धमकी से आप जबरदस्ती करवा रहे हैं, ठीक है, यानी कि हत्या और मृत्यु में दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध हैं छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए या उसे करने के लिए ऐसी धमकियों में विवश किया जाए। बहुत से लोग होते हैं ना दोस्तों, आपको धमकी दे करके काम करवाते हैं, ठीक है। समझिएगा कि आपको मार देंगे, आपके पास दोस्तों कोई विकल्प नहीं है। अगर आपके पास कोई विकल्प ना हो उससे बचने का, तभी आप वो काम करेंगे, तो उसके लिए आप दोषी नहीं होंगे। हाँ कोई विकल्प है, उसके बाद भी आपको एक बार हल्का झूठ मूठ का हल्का दिया, ठीक है, तब भी आप कर दे रहे हैं, कहें कि हमको धमकी दिया गया, तो ऐसा नहीं, ठीक है। कोई उसके अलावा कोई विकल्प भी ना हो तब, ठीक है। चलिए अगला है तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। जैसे भीड़ भाड़ में दोस्तों किसी को धक्का लग जाए तो वो दोस्तों दोष थोड़ी ना होगा। अब आप भीड़ में जा रहे हैं, ठीक है, अब किसी को धक्का लग गया दोस्तों वो दोष नहीं। हाँ हो सकता है आप जानबूझ के किसी लड़की से टकराएं, है ना, तो छेड़छाड़ में दोस्तों फिर आप जाएंगे लंबा, ऐसा मत करिएगा, नहीं ये धारा 33 पढ़ के आप चले जाइए और भीड़ भाड़ में धक्का दे दीजिए किसी को, बोलो कि हाँ ज्ञान आरबीएल से पढ़ा है हमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ के, ठीक है, आप मतलब जानबूझ के किया गया कार्य तो अपराध होगा अपने आप से, ठीक है। तुच्छ उपहानि मतलब छोटी बहुत किसी को हल्का सा ऐसे धक्का लग गया तो वो चीज़ है, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार, दोस्तों प्राइवेट प्रतिरक्षा मतलब खुद के प्रतिरक्षा के लिए अधिकार कौन कौन से, ये भी आपको जानना होगा, जिसको हम प्राइवेट प्रतिरक्षा बोलते हैं, उसमें आपको अधिकार कुछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो पहला है दोस्तों कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की गई कोई बातें अपराध नहीं होंगी। अगर दोस्तों प्राइवेट प्रतिरक्षा खुद की प्रतिरक्षा में अगर कोई काम करते हैं दोस्तों वो अपराध नहीं मानी जाएगी। चलिए 35 में कहता है कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। आपको पता है कि आपको 2 तरीके के अधिकार मिलते हैं, पहले शरीर की और दूसरी संपत्ति की, 2 चीज के मतलब प्रतिरक्षा का अधिकार मिलता है। आपको बता दें शरीर प्रतिरक्षा पर हमें
खुद को बचाने को और दूसरे के भी शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार है। संपत्ति के मामले में हम स्वयं की संपत्ति बचा सकते हैं और दूसरे की संपत्ति को बचाने के लिए भी किसी को मार सकते हैं, उसमें भी आपको दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि दो चीज़ों में दोस्तों आपको प्रतिरक्षा का अधिकार होता है। किसी को आप मार सकते हैं, आपके घर में कोई आग लगा रहा हो, ठीक है, तब भी दोस्तों आप उसको मार दीजिए। ठीक है, किसी दूसरे घर में आप देख रहे हैं वो आग लगा रहा है दोस्तों, तब भी आप उसको जान से मार सकते हैं। ठीक है, मगर ये चीज़ें प्रूफ भी करनी होगी, ऐसा नहीं आप हीरो बन के निकल जाएं। ठीक है, तो वो अधिकार होता है। अगला है 36 नंबर कि ऐसे कार्य, देखिए ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो मानसिक रूप से रुग्ण या पागल हो। अब देखिए कोई मान लीजिए दोस्तों विकृत आदमी है, वो दोस्तों आपको मतलब मारने जा रहा था, आप पर हमला करने जाता, आपने ईंट मार के फेंक के मार दोस्तों उसको चोट लग गई, तो आप दोषी नहीं है। ठीक है, पागल व्यक्ति के पीछे, ठीक है वो चीज। चलिए अब दोस्तों कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता, मतलब कौन से ऐसे कार्य हैं जिसके विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं, यानी कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। कौन कौन से हैं? पहला है कि सामने वाले का ऐसा कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपाधिकारित की आशंका ना हो दोस्तों, अगर उसको जान से मार देंगे तब आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। मान ले कोई व्यक्ति दोस्तों किसी से आपकी लड़ाई हो गई और वो आपको एक थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ उसने केवल मारा, ठीक है, और आपने उसको जान से मार दे, बोले भैया हमने प्राइवेट प्रतिरक्षा था हमें तो मार देता, वो नहीं, वो थप्पड़ उसके पास कुछ ऐसा यंत्र भी नहीं था, तो वो दोस्तों नहीं माना जाएगा, फिर आपको जेल होगी, आपको जो भी होना होगा। ठीक है, हाँ कोई आपके ऊपर बंदूक तान दे, गोली चलाने वाला हो और कोई आपके पास ऑप्शन हो, तब आप उसे मार सकते जान से। ठीक है, समझिए। दूसरा है लोक सेवक के द्वारा अपना कर्तव्य पूरा करते हुए प्रयत्न करते हुए किया गया कोई कार्य, अगर लोक सेवक है दोस्तों, ठीक है, लोक सेवक के द्वारा अपना कर्तव्य पूरा करते हुए या प्रयत्न करते हुए किया गया कोई कार्य दोस्तों, उसमें भी दोस्तों आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। जैसे हमने बताया कि पहले डीएम ने नोटिस दिया था कि भैया आप घर खाली कर दीजिए, आपने सरकारी जमीन पे घर बना रखा है, उसके बाद आप नहीं खाली करते, उसको गिराया जाता दोस्तों, उससे कुछ होता है तो आप फिर दोस्तों आपको प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा कि आप लोक सेवक को ही मार दे, बोले नहीं हमारा प्रतिरक्षा का अधिकार था, समझिए। तीसरा है उन दशाओं में जिनमें संरक्षण के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय दोस्तों, इनमें भी दोस्तों आपको प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं माना जाएगा, है ना। लोक प्राधिकारियों का संरक्षण प्राप्त करने का समय हो, ठीक है, इसमें भी नहीं। समझ रहे हैं। चलिए अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब यही है कि जरूरी नहीं कि एग्जाम में मगर ये आपके लिए जानना जरूरी है कि भैया आप कब किस व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं। आप वो हत्या नहीं मानी जाएगी, आपको कोई भी दोस्तों किसी भी प्रकार का आपको सजा नहीं मिलेगी, मगर दोस्तों प्रूफ भी करना होगा, फालतू उसका दुरुपयोग नहीं होगा। ठीक है, समझिए। यानी आपसे क्वेश्चन करेगा कितने प्रकार के आपको अधिकार दिए गए हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा के, शरीर की प्रतिरक्षा के लिए कितने अधिकार दिए गए, तो 7 प्रकार के। पहला मृत्यु की आशंका पर, मान लिया दोस्तों कोई व्यक्ति घोर उपाधि या मृत्यु, ठीक है, समझिए मृत्यु, यहां पे पहले मृत्यु बताया गया दोस्तों कि आपको मान लिया कोई व्यक्ति दोस्तों आपको जा रहा है रास्ते में, कोई व्यक्ति दोस्तों चोर आपको कनपटी दोस्तों बंदूक लगा दी और उसने दोस्तों उसको लोड ही कर लिया, आपको लग रहा है भी मार ही देगा, तब आप उसको जान से मार सकते हैं दोस्तों। ये आपके प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, आपको कोई भी मतलब किसी प्रकार का इल्जाम नहीं लगेगा, इसको आपको प्रूव करना होगा कोर्ट में। ठीक है। दूसरा घोर उपति गंभीर चोट, घोर उपति मतलब बहुत ज्यादा दोस्तों ऐसी स्थिति कर दे कि जिससे दोस्तों फिर आप सही जीवन में न लौट पाए ना, आपके हाथ पैर काट दे, तोड़ दे, है ना, आंख मुंह नाक ऐसे कि मतलब जिंदा तो है मगर उसका कोई ज्यादा मतलब न निकले, तब भी आप दोस्तों मार सकते हो उसको जान से। तीसरा बलात्संग या बलात्कार, ठीक है, आपका दोस्तों कोई बलात्कार कर रहा है, जैसे लड़कियां दोस्तों, किसी भी लड़की का दोस्तों कोई रेप करने जा रहा है, ठीक है, रेप करने जा रहा है, अगर उस समय दोस्तों लड़की उसको जान से मार देती है, तब भी दोस्तों क्या होगा, उसके ऊपर कोई भी केस नहीं लगेगा। हाँ, उसको प्रूव करना होगा। ठीक है, तो लड़कियों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। आप प्राकृतिक वासना, देखिए आप प्राकृतिक वासना के समझ में, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है तब भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला है सदोष परिरोध। अब सदोष परिरोध जानते क्या होता है? पहले फिल्मों में दिखाते दोस्तों कि किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिया, किडनैप करके दोस्तों क्या किया, एक ऐसी जगह दोस्तों बंद कर दिया जहां पे कोई है ही नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा, तो वहां पे दोस्तों बंद कर दिया, है ना, कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक दोस्तों, तो आप वहां पे दोस्तों क्या कर सकते हैं, मान लिया कोई व्यक्ति आपको खाना पीना देना है, उसको जान से मार के उसको वहां से भाग सकते हैं, तो वो भी दोस्तों आपका
सदोष परिरोध में आएगा, यानी यहाँ भी आपको प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार है। छठा दोस्तों, अम्ल या तेजाब फेंकने पे। दोस्तों ये इसका बहुत सारे केस आते थे लड़कियों के लिए ज़्यादातर कि भैया आप हमसे प्यार नहीं करते तो ये नालायक ऐसे होते कि उन पर तेजाब डाल देते थे ना, तो इसके लिए भी आएगा। अगर बच्ची आप समझिए, अगर कोई भी सरफिरा आशिक ऐसा करता है दोस्तों, तो आप उसको जान से मार सकते हैं। अगर वो आपके ऊपर तेजाब फेंकने या फिर तेजाब डालने का काम करता है दोस्तों, आप उसे जान से मार दीजिए, ठीक है, मार ही दीजिए साथियों, है ना। तो ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है, कि आप किसी को ऊपर तेजाब डाल रहे हैं केवल इसके लिए कि वो आपसे प्यार नहीं कर रही, मतलब क्या यार, ठीक है। तो इसका भी ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके अधिकार हैं। सातवां है व्यपहरण या फिर अपहरण। कोई आपको दोस्तों अपहरण करने की कोशिश कर रहा है, ठीक 5-6 लोग आपको जबरदस्ती कार बिठा रहे हैं दोस्तों, उसमें भी आप चाहते हैं जान से मारना, मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों आपको खुद की प्राइवेट प्रतीक्षा के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बताएगा, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से कोई भिन्न अपहति कारित करने तक का होता है, यानी मृत्यु के 7 नियम को छोड़कर आप अपनी प्रतीक्षा के लिए उसे घायल भी कर सकते हैं, परंतु आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। मतलब आप उसको घायल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप जान ही से मार दें, ठीक है। मान लिया दोस्तों कोई तेजाब फेंकने आया आप पर, ठीक है, आपने दोस्तों फेंक के कुछ मार दिया, वो घायल हो गया। अब घायल हो गया दोस्तों, वो चीज़ें आपके ऊपर तेजाब फेंकने वाला वो सिस्टम समाप्त हो गया। अब इसके बाद नहीं कि घायल हो गया उसके बाद आप जाकर फिर उसके ईंट से उसका मुंह ही कोस दे एकदम से मार दें। भाई घायल हो गया, आप कानूनी कार्रवाई करिए ना, अब उसको जान से मत मार दीजिए, ठीक है, आप बच गए। तो ये चीज़ समझिए, ऐसी चीज़ें बताई गई, ठीक है। चलिए अगला है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का आरंभ और बना रहना कब तक दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हमलावार के प्रयत्न। देखिए कब से शुरू होता है आपके प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, तो हमलावार के प्रयत्न, जब हमलावार आप पे प्रयत्न करता है धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होते ही, जब भी आपको लगता है कि आपको कोई मारने की धमकी दे रहा है और आपके लिए षड्यंत्र कर रहा है मारने के लिए, तब से लेकर के जब तक दोस्तों आपके अंदर आशंका बन जाए तब तक आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है, ठीक है। अब देखिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार संपत्ति पे कब, किस किस स्थिति में संपत्ति पे होता है, ठीक है। यानी ये आपके पूछेगा कि संपत्ति पे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो 41 में है, ठीक है। कितने तरीके से, 4 तरीके से, ठीक है। याद रखिएगा कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। तो पहला दोस्तों लूट, ठीक है, आपके यहाँ कोई लूटने आया कूद के घर पे, ठीक है, तब भी आप उसको मार सकते हैं। रात्रि में गृह भेदन, दोस्तों आप रात में सो रहे हैं, कोई घर के अंदर घुस गया, ठीक है, तब भी आप मार सकते हैं। तीसरा है किसी ऐसे निर्माण, जैसे आपका भवन है, घर है आपका, तंबू लगा के आप रह रहे हैं, जलयान आदि में मानव आवास के रूप में, जिसमें आग लगाने पर, अगर दोस्तों उसमें कोई आग लगाने की कोशिश कर रहा है तब भी आपको प्रतिरक्षा का अधिकार है, प्राइवेट मतलब संपत्ति प्रतिरक्षा का अधिकार है, आपसे मार सकते हैं। चोरी, रिष्टि या गृहतिचार, दोस्तों सेंध करके दोस्तों घर में घुसना, चोरी करने का इरादा से कोई आपके घर में घुसा है तब भी आप उसकी मृत्यु या घोर उपति पहुंचाने के मकसद से, देखिए ऐसा नहीं कि आपके यहाँ घुस गया तो आपने मार दिया, हो सकता है दोस्तों आपको कोई पड़ोसी हो कुछ मांगने का और रात में, समझिएगा, मतलब ऐसा लगे कि आपकी मृत्यु या फिर घोर उपति कार्य कर देगा, उस मकसद से घुसा है, तब आप उसको जान से मार सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि 42 नंबर क्या है, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहति कार्य करने तक का कब होता है दोस्तों, ये चीज। चलिए आगे देखते हैं कि देखिए संपत्ति कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना कब से कब तक ये बना रहेगा, तो दोस्तों आपको बताते हैं तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका आपको प्रारंभ हो जाए कि भैया कोई हमारे घर को नुकसान पहुंचाने वाला है। दूसरा चोरी के विरुद्ध, देखिए ये अगर चोरी विरुद्ध कैसे होगा, तो चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक, मतलब किसी ने चोरी की और उसके बाद वो बाहर चला गया दोस्तों तब तक, ठीक है, या लोक सेवक प्राधिकारों की सहायता अभिप्राप्त कर लेने तक, संपत्ति की पुनर्प्राप्ति हो जाने तक बना रहता है, जब तक कि दोस्तों लोक सेवक आपको संपत्ति वापस न करवा दे, है ना। गृह भेदन से अत्याचार तक, अगर कोई घर में घुसता है दोस्तों, जब तक घुस जाता है, जब तक यहाँ से सारी चीजें क्लियर हैं तब तक, जब तक अत्याचार या रिष्टि नुकसान पहुंचाना करता रहता दोस्तों तब तक ये बने रहते हैं। चलिए 44 क्या कहता है कि घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है, ठीक है दोस्तों। आई होप साथियों आपको ये अध्याय 3 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। ये है हमारी ई बुक जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे आप चाहते हैं ले सकते हैं दोस्तों 149 में, ठीक है। ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए, वहां से दोस्तों इसको परचेस कर लीजिए, प्रिंट करवा लीजिए दोस्तों, ठीक है। और जो हमने प्लेलिस्ट वगैरह बनाई है दोस्तों, वहां जाकर के आप सारी क्लासेस ले सकते हैं।
जैसे दोस्तों आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे, देखिए स्टैटिक जीके की प्ले लिस्ट हमने बनाई है, ठीक, ये मूल विधि दोस्तों, यहाँ से आपको मूल विधि क्लासेस मिल जाएंगी। और संविधान के दोस्तों, और जिसको भी चाहिए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करें दोस्तों, वहाँ जाएं ई बुक्स वाले कॉलम में, और जो आपको ई बुक्स चाहिए आप ले सकते हैं, उन्हें डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।